वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों हम आपकी नवम कक्षा का दूसरा अध्याय ल्हासा की ओर का सारांश करने जा रहे हैं। इससे पहले कि सारांश शुरू करें, थोड़ा लेखक परिचय देख लेते हैं। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृत्तांत होता है बेटा जिस गद्य में लेखक अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करता है। तो राहुल जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदाह, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी और आगरा में हुई और बाद में ये लाहौर में पढ़ने के लिए चले गए। सन 1930 में जाकर इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे इनका नाम केदारनाथ पांडे से बदलकर राहुल सांकृत्यायन हो गया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। तो चलते हैं अब सारांश की ओर। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें लेखक अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करता है। तो इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत शानदार ढंग से किया है। लेखक ने यह यात्रा 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा छद्म वेश धारण कर की थी। छद्म वेश होता है वेश बदल कर। वो अपने असली रूप में ना जाकर भिखारी के वेश में तिब्बत की यात्रा में गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे मुख्यतः वह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी और सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां व किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट गए हैं और वीरान भी हैं। वीरान होता है सुनसान। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त त्यागा हुआ चीनी किला, मतलब जिसमें पहले चीनी रहते थे, अब नहीं है। तो ऐसे ही एक परित्यक्त किले में लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों के घरों में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचित द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, बहू, सास, ये सब उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहाँ पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती है। जैसे आपको पता है बेटा, हमारे यहाँ पत्ती, चीनी, दूध की चाय पीते हैं, तो तिब्बत में मक्खन और नमक डाल के चाय बनाई जाती। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी। राहदारी जो आप रुके उसका किराया। तो उन्होंने उस व्यक्ति को 2 चिट्टें दे दी, जो प्रवेश पत्र या परमिशन लेटर थे। यह चिट्टें उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोंगला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। इससे अगला पड़ाव जो है वो थोंगला था। यहाँ सुमति के जान पहचान होने के कारण भिखारी वेश में होने के बाद भी उन्हें रहने को अच्छी जगह मिल गई। सुमति उनके मित्र थे, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, और राहुल जी और सुमति ये यात्रा कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली और उन्हें एक झोंपड़ी में ठहरना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था
क्योंकि वो शाम के टाइम वापस आए थे और शाम के टाइम तिब्बत के लोग छंड पीकर अर्थात शराब पीकर अपना होशो हवास खो देते हैं और उन्हें यात्रियों या मेहमानों का कोई ध्यान नहीं रहता। जबकि वो 5 साल बाद जब वो आए थे तो उस वक्त वो भिखारी के वेश में नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में थे और घोड़े पर सवार थे। पर फिर भी उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला और उन्हें एक झोंपड़ी में रहना पड़ा। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा थोंगला पार करना था, जो एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जो सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 1600-1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का कोई नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरह लापरवाह थी, इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट व हत्याएं हो जाती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, राहुल जी और सुमित जी, वो दोनों भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि उन्हें कोई लूट लेगा। परंतु मन में एक डर बना हुआ था। वो डर क्यों बना हुआ था? क्योंकि यहाँ हथियार का कानून भी लागू नहीं होता था। अब हथियार का कानून क्या है बेटा? अगर आपको आज कोई पिस्टल लेनी है, रिवॉल्वर लेनी है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप हथियार खरीद सकते हैं और हथियार रख सकते हैं। पर ऐसा कोई कानून उस वक्त तिब्बत में नहीं था, जिसके कारण क्या करते थे लोग, लाठियों की तरह हथियार लेके रखते थे और इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। जैसे हमारे घर में लाठी होती है, वैसे उनके घर में हथियार होते थे। लेकिन थोंगला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव लंकोट था। वहाँ से करीबन 16-17 मील की दूरी पर। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने, लेखक और सुमति ने, डांडे की चढ़ाई घोड़े से करने का निर्णय लिया और 2 घोड़े कर लिए। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहाँ एक स्थानीय देवता का मंदिर भी था। तो हमेशा आपने देखा होगा बेटा, जैसे हमारे नैना देवी है, मुरारी माता है, तो हमेशा उच्च स्थान पर हमारे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं। तो वहाँ भी ऐसा ही था, स्थानीय देवता का मंदिर था ऊंची पहाड़ी पर। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि वो थक गया होगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए और लेखक रास्ता भटक गए। जाना था दाएं रास्ते और वो बाएं रास्ते गलत आगे 1.5 मील तक दूर चले गए। बाद में जब उन्होंने लोगों से पूछा और वापस सही रास्ते में वो लंकोर की तरफ, जो दाहिने की तरफ था, उस रास्ते पर आ गए। मगर तब तक काफ़ी देर हो गई थी, जिससे उनके मित्र सुमति नाराज़ हो गए थे। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि मित्रों में ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहना चाहिए और ना ही रहता है। और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो तिंगरी के मैदान में पहुँचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी चोटी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया बेटा, सुमति जो है एक बौद्ध भिक्षु थे और बोध गया बौद्धों का एक तीर्थ स्थान है। जैसे हमारे गंगा हरिद्वार हमारे तीर्थ स्थान है, वैसे ही बौद्धों का बोध गया तीर्थ स्थान है। और बौद्ध भिक्षु वहाँ से कपड़े लाकर, वहाँ पर चढ़े हुए कपड़े लाकर उन्हें छोटी छोटी चीरों में फाड़ कर लोगों के हाथों में बांधते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। तो सुमति बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने जजमानों के घर जाकर उनसे मिलना था और गंडे देने थे और दक्षिणा लेनी थी। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। लेखक ने कहा कि तुम्हें जो भी नुकसान होगा, मैं लहासा पहुंचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया, मतलब वो जल्दी अर्ली मॉर्निंग चलना शुरू नहीं किया, लेट किया।
इसलिए उन्हें धूप में आगे बढ़ना पड़ा। और दूसरा, कुली ना मिलने पर अपना सामान खुद पीठ पर लादे हाथ में डंडा लिए चलना पड़ा। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा और वो दोनों शेखर विहार की ओर चले गए। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। जैसे आपने बेटा हिमाचल में रिवालसर में देखा होगा, बौद्ध मठ है, तो ऐसे उनका जो जागीरें थी, उनका जो उपज होती थी, वो बहुत सारा हिस्सा बौद्ध मठों को जाता था। अपनी अपनी जागीरदार में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार होता है बेटा कि हम किसी से सारा दिन काम करवाएं और उसे पैसे ना दें, फ्री में मजदूर मिल जाते थे। और बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। लेखक शेखर विहार की खेती के मुखिया नमसे बौद्ध भिक्षु से मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर भी था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। बुद्ध के वचनों की लिखी हुई 103 पोथियाँ उस मंदिर में रखी गई थी और लेखक इन्हें पढ़ना चाहता था और वो इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान सुमति ने आसपास के यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया, क्योंकि लेखक अब क्या पढ़ना चाहते थे, वो पोथियों को पढ़ना चाहते थे। उन्हें थोड़ा समय चाहिए था, तो उन्हें लगा कि 3-4 दिन सुमति अपने यजमानों से मिल आएगा और मैं इन पोथियों को पढ़ लूँगा। परंतु सुमति भी दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर वापस आ गया। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, उनका अगला पड़ाव तिंगरी था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और बौद्ध भिक्षु नमसे से विदा लेकर वो आगे चल दिए। और इसके बाद उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हो गया। तो ये था बेटा आपके ल्हासा की ओर का सारांश। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।